नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। मैं हूं मानवेंद्र सिंह मांगट और आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 9 में प्रदत्त पंचायती राज का। भारत देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और साथ ही ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए पंचायती राज का संवैधानिकरण किया गया 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत। तो इससे पहले क्या पंचायतों की अवधारणा भारत देश में हमारे पास नहीं थी? तो इससे पहले भी पंचायतों की अवधारणा तो बहुत लंबे टाइम से भारत देश के अलग अलग समाजों में रही है। जैसे हम बात करेंगे पंचायतों का कितना पुराना इतिहास मिलता है, तो इतिहासकार तो यह तक बताते हैं कि वैदिक काल में जो सभा और समिति जैसी अवधारणाएं थी, संस्थाएं थी, वो भी कहीं ना कहीं पंचायती राज जैसी ही संस्थाएं रही थी। चाहे वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती हों, ना चुनी जाती हों, वो बात अलग है, परंतु काम तो कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रही थी जैसे पंचायतें करती हैं। यहाँ तक कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ते हैं, हड़प्पन सभ्यता को पढ़ते हैं, तो यह मानना है कि ऐसी एक सभ्यता, हालांकि वो शहरी सभ्यता थी, तो पंचायत की जगह आप नगर पालिका की अवधारणा के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसी सभ्यताएं, जैसे वो शहर थे, जैसे उन शहरों का रखरखाव था, ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका जैसी संस्था के ऐसा कोई शहर कायम रह जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। तो वो जो शहर बसाए गए थे और जो शहर जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उनमें नगर पालिकाओं का महत्व जरूर होगा। हालांकि हमें लिखित तौर पर ऐसे कोई साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, पर इतिहासकारों का मानना है कि तब भी कोई ना कोई संस्था होगी जो नगर पालिका या पंचायतों जैसा काम सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उन शहरों में भी कर रही होगी। फिर उसके बाद आए तो फिर आगे आते हुए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का टाइम हो, चाहे मुगल कालीन टाइम हो, या फिर अंग्रेजों का टाइम हो, तो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो लोकल लेवल की संस्कृति है उसके मुताबिक पंचायतें बनाते रहे थे। जैसे कई जगहों पे हमें जाति पंचायतों का भी जिक्र मिलता है। तो बहुत सारे इलाकों में अपनी अपनी जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति है उसके अनुरूप में पंचायतें काम करती आई थी। पंच परमेश्वर का जो अवधारणा है यह भी बहुत पुरानी है। चलिए, ये तो हमारे इतिहास की बात हुई कि अवधारणा हमारे पास बहुत पहले से है, लेकिन फिर भी इतनी देर 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जाकर पंचायतों का संवैधानिकरण किया जा रहा है, तो इतना टाइम क्यों लग गया? तो इससे पहले देखते हैं, सीधा आते हैं हम आज़ादी के बाद भारतीय संविधान पर। और संविधान में देखें तो सबसे पहले जो जिक्र मिलता है पंचायतों का, वो अनुच्छेद 40 में मिलता है। अब अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। अब अनुच्छेद 40 में यह लिखा गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा ताकि वे स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। मतलब हम जब मूल रूप से संविधान की बात कर रहे हैं, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, तो उसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। भाग 9 में पंचायतें और भाग 9 का में जो नगर पालिकाएं हैं वो नहीं था संविधान के अंदर। और सिर्फ अनुच्छेद 40 ये बात करता था कि सरकार पंचायतें बनाएगी। तो पंचायतों को ना सिर्फ बनाया जाएगा, जैसे इसमें दो चीजों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें कि एक तो राज्य की जिम्मेवारी है कि वो पंचायतों की स्थापना करेंगी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पंचायतों को ऐसी शक्तियां भी दी जाएंगी जिससे वो स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। तो ना सिर्फ पंचायतें होंगी बल्कि ताकतवर पंचायतें होंगी। तो यह सब अवधारणा आती कहां से? यह सब गांधीवाद से प्रेरित अवधारणा है। जब हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया था तो उसमें हमने 6 गिनकर गांधीवादी तत्वों का भी अध्ययन किया था, उसमें से एक महत्वपूर्ण पंचायतें। अब अवधारणा यह कहती है कि गांधी जी का यह मानना था कि भारत गांव में बसता है। आज भी भारत देश की 65% जो जनसंख्या है वो गांव में बसती है। अब यदि भारत को मजबूत करना है तो गांव को मजबूत कर दीजिए। और गांव फिर कैसे मजबूत होंगे? गांव तब मजबूत होंगे जब वो अपनी परेशानी, अपनी चुनौतियों का हल खुद अपने ही गांव में निकाल पाएंगे। तो गांव में कैसे वो अपनी परेशानी, अपनी चुनौतियों का हल निकालेंगे? वो होगा पंचायतों के द्वारा। मतलब जो भी ग्राम स्तर की जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वो चाहे चुनौतियों से जूझना हो, चाहे विकासशील कदम उठाने हो, उन सब निर्णयों को ग्राम स्तर पे पंचायतें ही करें। तो ऐसी ताकतवर पंचायतें बनानी है। अब गांधी जी के इसी सपने को साकार करने के लिए अनुच्छेद 40 में रख दिया गया कि भाई आने वाले समय में राज्य पंचायतें बनाएंगी और उनको शक्तियां प्रदत्त करेगी।
अब इसका संवैधानिकरण क्यों नहीं किया गया था, तो ये उस वक्त की अक्षमता के तौर पर भी हम समझ सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि आज ही जनसंख्या, उस वक्त भी अच्छी खासी जनसंख्या थी और भौगोलिक जो हमारी स्थिति वो भी काफ़ी बड़ी थी, और ऊपर से हम कॉलोनी रह चुके थे, तो इतने संसाधन नहीं थे कि हर ग्राम स्तर पर हम जाकर निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा पंचायतों को स्थापित कर सकें। भाई उस दौर में तो हमने यदि केंद्र और राज्यों का निर्वाचन करा लिया, वो चुनाव करवा लिया, वो भी एक बड़ी चुनौती और बड़ी उपलब्धि थी। मतलब हम वापस जाके एनसीईआरटी की किताबों में ही पढ़ लें इतिहास की, तो वहां पर लिखा गया है कि जब ये इलेक्शन भारत के अंदर करवाया जा रहा था 1951-52 में, तब जो पश्चिमी मीडिया था वो हमारे बारे में लिख रहा था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेला जा रहा है। नेहरू जी किसी एकांत अकेले कमरे में बैठ के रोएंगे कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया था। तो इस तरह की भविष्यवाणी की जा रही थी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, चुनाव को लेकर। तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा, निरंतर आगे बढ़ रहा है। और दुनिया की गिनी चुनी जो बढ़िया लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक भारत के अंदर मिलती है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो भारत है ही है। परंतु दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की अवधारणा जो आज स्थापित हुई है, उस वक्त अगर हम देखते तो हमने केंद्र और राज्यों के चुनाव करवा लिए, ये बड़ी उपलब्धि थी। हर गांव में, इतने बड़े भारत देश में जाके हर ग्राम में पंचायतों का चुनाव करवाना उस वक्त हमारे पास अक्षमता थी। ना तो इतने संसाधन थे पैसे के तौर पर, और ना ही इतने सारे हमारे पास सरकारी नौकरशाह थे कि इस व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से संचालित या कार्यान्वित कर पाते। तो इसलिए रखा गया राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कि आने वाले समय में जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे वैसे वैसे पंचायतों का हम कहें तो कानूनों के द्वारा स्थापित कर दें या फिर संविधान के द्वारा स्थापित कर दें। तो हमें अनुच्छेद 40 में मिलती है। एक बात और 40 के बारे में समझ लें कि बहुत सारे जानकार ये कहते हैं कि पंचायतों का सफर आज भी अनुच्छेद 40 से शुरू होकर अनुच्छेद 40 पर ही खत्म हो जाता है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा, तो यह बात तो सत्यापित हो चुकी है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतें स्थापित हैं और संवैधानिक शक्ति के साथ स्थापित हैं। परंतु जब हम आगे देखते हैं कि ऐसी शक्तियां भी प्रदत्त करनी है ताकि वो स्थानीय स्वशासन की इकाई के तौर पर काम कर सकें, यहाँ पर हमें थोड़ा ठगा सा महसूस होता है। क्योंकि जो ज़्यादातर राज्य हैं वहाँ पर यदि पंचायतों की शक्ति की हम बात करें तो राज्य ने शक्तियों का हस्तांतरण नहीं किया है और ज़्यादातर शक्तियां अभी भी राज्य के पास ही केंद्रित हैं। तो ऐसा किस व्यवस्था के कारण हो पा रहा है, आगे हम भाग 9 के अध्ययन से इसको पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम समझ चुके हैं कि भाई अनुच्छेद 40 में जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें रख दिया गया, और हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वो अगर सरकार ना भी लागू करे तो सरकार को हम कचहरी में कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। खैर, अब जब बात आई कि पंचायतें तो नहीं हैं परंतु फिर भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर विकास का कार्य तो कार्यान्वित करना ही है, तो बहुत ही रोचक है जानना कि शुरुआती दौर में 1950, 51, 52 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए लोकतांत्रिक रास्ता ना चुनकर नौकरशाही का रास्ता चुना। और नौकरशाही का रास्ता कैसे चुना गया कि 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। और साथ ही खंड विकास अधिकारी BDPO, उनकी जो पद था उसका भी निर्माण कर दिया गया। मतलब ये जो हम राज्य की लोक सेवा परीक्षाओं के थ्रू अलग अलग हम पदों पर तैनात होते हैं, उनमें से एक होता है खंड विकास अधिकारी। तो यह पद भी जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था उसके साथ ही सृजित किया गया था। और यह कहा गया कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गाँव को विकास खंडों में जोड़ लिया जाएगा। 8-8, 10-10 गांव इकट्ठे करके उनका एक विकास खंड बना देंगे और फिर इस तरीके से विकास के कार्यों को वहां पर कार्यान्वित करना शुरू कर देंगे। जब 1952 में यह विकास कार्यक्रम आया तो देश के कुछ चुनिंदा जिलों में ही इसको लागू किया गया था। साथ ही 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के द्वारा इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में, मतलब सभी जिलों के सभी गाँव में लागू कर दिया गया। तो राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम कुछ नहीं था, बस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सारे भारत के सभी गांव में लागू कर देने की योजना थी। अब जब यह कार्यक्रम चल निकला
तो भाई ठीक है, सरकार ने सोचा कि चलिए भाई ग्रामीण स्तर पर तरक्की तो हो ही रही है, विकास तो हो ही रहा है, अब वो चाहें पंचायतें करें, चाहें कोई बाबू साहेब करें जो खंड विकास अधिकारी हैं, विकास होने से मतलब है शुरुआती दौर में। तो ये सिस्टम चलता रहा काफी टाइम तक, लेकिन साल आया 1957 और कुछ इसी तरह की चुनौतियां के कागजों में तो मेरे भारत ने बहुत तरक्की की। कागजों में तो हर जगह सड़कें भी बन रही थी, विद्यालय खुल रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, बिजली के खंभे गाड़े जा रहे थे और बिजली भी पहुंचनी शुरू हो गई थी। परंतु जब इन कागजों की सच्चाई को जमीनी हकीकत से मेल किया जाता था तो पता लगता था जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं हो पा रहा है, मतलब वही सब भ्रष्टाचार चल निकला था। तो जब हमने ये देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो नतीजे हैं जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे हैं, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया भारत सरकार द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति का काम यह था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करनी थी और भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी थी कि बताइए क्या उपलब्धियां हैं और क्या कमियां हैं, ताकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अब इस समीक्षा रिपोर्ट को जब बलवंत राय मेहता साहब ने सरकार को प्रस्तुत किया तो इसमें एक बहुत ही रोचक बात कह दी और ये कहा कि ठीक है, आपने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रखा है चलाते रहिए, यदि आप सही मायनों में ग्रामीण स्तर पर तरक्की या विकास लाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को छोड़ें, चलाना है चलाएं, परंतु असल हल है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोगों के हाथ में शक्ति दे दीजिए। और लोगों के हाथ में शक्ति कैसे आएगी? जब आप पंचायतों का निर्माण करेंगे। तो जो पहली समिति है भारत देश के अंदर, हालांकि ये पंचायती राज की समीक्षा या पंचायती राज को लेकर रिपोर्ट या अवधारणा पत्र बनाने के लिए नहीं बनाई गई थी, यह तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। परंतु यह पहली समिति हुई जिसने यह सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और साथ ही 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की भी अनुशंसा की। अब 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली क्या है? वैसे तो हम क्योंकि 3 स्तर की आज लागू है, तो जब हम आज का पंचायती राज देखेंगे तब हम इसको समझ लेंगे। अभी तो हम या तो इसको 2 तरह समझे, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी हम या तो समझ रहे हैं कि पंचायती राज का उद्भव कैसे हो रहा है भारत के अंदर, या फिर दूसरी तरह समझ सकते हैं कि पंचायती राज के संवैधानिकरण की जो यात्रा है वो किन किन अहम पड़ाव से गुजरती है, और इससे बहुत सारे प्रश्न प्रारंभिकी में पूछे जाते हैं। तो 3 स्तर की पंचायत प्रणाली की बात करें तो ग्राम स्तर पर, फिर एक मध्यवर्ती स्तर पर जिसको ब्लॉक समिति कह देते हैं, और फिर जिला स्तर पर जिसको हम अंतिम स्तर या फिर सबसे ऊंचा स्तर कह देते हैं पंचायती राज का। उसको आगे हम ज्यादा और गंभीर रूप से देख लेंगे। अब इसमें याद रखेंगे जो बलवंत राय मेहता साहब की अनुशंसा थी वो ये थी कि ग्राम पंचायत जो होगी ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगी, और ऊपर जो ब्लॉक लेवल है या फिर जो जिला स्तर है इस स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव की जो परिकल्पना थी वो सिर्फ ग्राम स्तर पे थी। तो ग्राम स्तर पर जब लोग अपने प्रतिनिधि चुन लेंगे पंचायत मेंबर के रूप में, तो ये पंचायत के सदस्य आपस में से ब्लॉक समिति चुन लेंगे और ब्लॉक समिति के सदस्य आपस में से जिला परिषद को चुन लेंगे। तो इस तरह की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता द्वारा। और क्या महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी? जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, तो जो भी जिला परिषद होगी उसके अध्यक्ष वो जिला कलेक्टर ही होंगे। साथ ही शक्ति और जिम्मेवारियों का हस्तांतरण करना चाहिए, मतलब जितनी भी योजना और विकास संबंधी गतिविधियां हैं वो सब पंचायतों को सौंप देनी चाहिए, और सिर्फ आप काम दे दें और उससे तरक्की हो जाए या कोई संस्था पर्याप्त रूप से सक्षम हो पाए यह तो लाजमी नहीं है। तो साथ में आप क्या करेंगे? आप संसाधनों का भी हस्तांतरण करेंगे। भाई बिल्कुल देसी बात कहूं तो अगर आप काम दे रहे हैं किसी संस्था को तो उस काम को करने के लिए आप पैसा भी तो देंगे, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है। अब इतनी सारी अनुशंसाओं के साथ ये रिपोर्ट भारत सरकार तक पहुंचती है। रोचक यह भी जानना है कि 1958 में इस समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था, परंतु इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए और राज्यों के लिए खुला छोड़ दिया कि भाई राज्य चाहें तो वो बना सकते हैं पंचायतों को। अब इसी रिपोर्ट के बाद दिन आता है 2 अक्टूबर 1959 और राजस्थान नागौर जिले से भारत का पहला राज्य बनता है जिसमें पंचायतों को कानूनों द्वारा लागू कर दिया गया। अभी संवैधानिकरण नहीं हुआ है, पर राजस्थान की विधानसभा ने वहां पर एक विधि को अधिनियमित किया और उसके द्वारा कानूनी पंचायतों को राजस्थान में लागू कर दिया। तो एक जो प्रारंभिक प्रश्न पूछा जाता है वो हम याद रखेंगे कि कौन सा पहला राज्य था। तो राजस्थान पहला राज्य है भारत में
जिसने कानूनी रूप से पंचायतों को लागू किया है। और नागौर जिला भी कई बार पूछा जाता है। नागौर जिला बस ये है कि यहाँ से इसकी उद्घोषणा की गई थी कि राजस्थान में इस तारीख से हम लागू कर रहे हैं पंचायती राज को। नेहरू साहब खुद गए थे उसके उद्घाटन के लिए। और साथ ही 2 अक्टूबर 1959 ये तारीख आपने याद रखनी है। अब जैसे ही राजस्थान ने लागू किया तो फिर संगे संगे बहुत सारे राज्यों ने भी इसी आधार पर अपना अपना पंचायती राज लागू करना शुरू कर दिया। तो कुछ ने बलवंत राय मेहता साहब की समिति की कुछ रिपोर्ट को उठा के लागू कर दिया, उनकी अनुशंसाओं को मान लिया, कुछ अपनी तरफ से चीजें डाल दी। और सब राज्यों ने 1960 के मध्य तक आते आते हर राज्य ने लगभग अपना एक पंचायती राज और उसकी प्रणाली को लागू कर दिया। तो 1960 के मध्य तक पंचायती राज संस्थाएं आ गई, कानूनी रूप से आ गई हैं। अब केंद्र सरकार और भारतीय संसद भी निश्चिंत है कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है भाई, हमें कोई करना भी नहीं पड़ा काम। और सभी राज्यों ने अपने राज्यों के अंदर पंचायतों को लागू कर दिया, कानूनी मान्यताएं दे दी हैं। और यह अच्छा भी माना गया कि देखिए सारे देश में एक जैसी पंचायतें लागू करना ये शायद अच्छा ना हो, क्योंकि हर राज्य की जो सामाजिक विषमताएं हैं उसका भी ध्यान रखना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्य अपने समाज की जरूरतों के मुताबिक पंचायतें बना देंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। परंतु अब इसकी परेशानी क्या आती है? एक तो सारे भारत में एक रूपता नहीं थी, ना तो संगठनात्मक रूप से पंचायतों में एक रूपता थी और ना ही शक्तियों और कार्यों के रूप में एक रूपता थी। मतलब किसी राज्य ने तो 2 स्तरीय प्रणाली लागू की, किसी ने बलवंत राय मेहता की 3 स्तरीय, तो किसी ने 4 स्तरीय लागू कर दी। और ज्यादातर राज्यों ने पंचायतें बना तो दी मगर ये कागजी पंचायतें बन के रह गई। सिर्फ पंचायतें बनाने से काम नहीं चलेगा, पंचायतें बनाई परंतु उनको शक्तियां नहीं दी, उनको कोई कार्य कार्यान्वित करके नहीं दिए। और जो भी कार्य हैं वो सब राज्य सरकारों ने अपने पास रख लिए। शक्ति विहीन पंचायतों का निर्माण कर दिया गया और बहुत सारे राज्यों में एक बार पंचायत का चुनाव करवाने के बाद जब उनका वक्त खत्म हो गया तो दोबारा चुनाव भी नहीं करवाया गया। तो एक तरह से ये जो पंचायती राज सिस्टम था ये बेकार साबित होता चला जा रहा था और शक्तिहीन पंचायतें थी, नियमित रूप से चुनाव भी नहीं कराए जा रहे थे। तो फिर 1970 आते आते या 70 का मध्य आते आते इन परेशानियों के बारे में पता चलने लगा। लेकिन इस सब के बीच में 20 वर्ष गुजर गए। 1957 में आया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर बनी पंचायतें। और 20 साल बीत जाएंगे लेकिन पंचायती राज का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो भारत में सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकी। और इसकी वजह से बुरी तरह से प्रभावित होता है भारत में ग्रामीण विकास। अब इस परेशानी को ठीक करने के लिए क्या किया गया? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और उन्होंने एक नई समिति बना दी, अशोक मेहता समिति। और इनको सीधा कहा गया कि भाई बताइए पंचायतों को कैसे सुधारा जाए या पंचायतों को नव जीवन किस प्रकार से दे सकते हैं। अब पंचायतें तो बनी चुकी हैं परंतु इनको सही तरीके से बना के लागू कैसे किया जाए। तो इसके ऊपर अशोक मेहता साहब ने अपनी सिफारिशें दे दी। जैसे एक लंबी सिफारिशों की एक पूरी सूची है। एक तो 2 स्तरीय प्रणाली। अच्छा, मैं ये सब सिफारिशें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रारंभिकी में ये पूछा जाता है कि कौन सी समिति ने कौन सी सिफारिशें दी थी और इन परामर्शों को माना गया या नहीं माना गया। माना तो वैसे गया ही नहीं है, वो तो अंत में हम देखेंगे एलम सिंघवी, थंगन, गाडगिल और उसके बाद जाके संवैधानिकरण होगा। देखते हैं तो 2 स्तरीय प्रणाली मतलब इन्होंने कहा कि देखिए एक जिला स्तर पे होगी तो जिला पंचायत होगी और फिर हर गांव में पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो शब्द दिया था वो था मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत मतलब वही 8 से 10, 10 से 12 हजार की आबादी वाले गांव जितने भी उसमें आते हैं, 5, 7, 8, 10 गांव, उनको इकट्ठा कीजिए और उनकी एक इकट्ठी पंचायत बना दीजिए। तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायतें बनाने का सुझाव अशोक मेहता साहब ने दिया। आगे चलें तो ये भी कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। ये राज्यों ने क्योंकि कानूनी दर्जा दिया लेकिन उससे तो पंचायतों को मार के ही रख दिया, तो कानूनी दर्जे से बात नहीं बनेगी, आपको संवैधानिक दर्जा देना होगा जो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। साथ ही पंचायतों के पास कराधान की शक्तियां हों, पंचायतों को ऐसी शक्तियां भी दी जाएं जिससे ये कर लगा सकें, कर वसूल कर सकें और कर का इस्तेमाल भी कर सकें अपने कामों के लिए। साथ ही बहुत लाजमी चीज, न्याय पंचायत बनाई जाए। अच्छा, ये याद रखेंगे कि अशोक मेहता साहब ने भी ये नहीं कहा था कि पंचायतों को न्यायिक शक्तियां दे दें।
वरन ये कहा था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए ग्राम स्तर पर, और ये एक जज की अध्यक्षता में चलेंगी। मतलब जो हमने अपनी न्यायपालिका में पढ़ा था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में वो अलग से अधिनियम बना है, परंतु उसकी अनुशंसा हमारे पास 1977 से है। अशोक मेहता साहब तभी कह गए थे ये चीज, हमने 2008 में अलग अधिनियम द्वारा उसको लागू किया है। लागू तो अभी भी नहीं हो पाई है, सिर्फ हम कानून बना पाए हैं। फिर हम आते हैं जिला विकेंद्रीकरण का केंद्र बिंदु होगा। मतलब जो हम लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, मतलब केंद्र से शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ राज्य के पास, और राज्य से विकेंद्रीकरण होगा जिला। तो जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण मतलब जो जिला परिषद होगी इसके पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। फिर आते हैं राज्य में पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जाए, और इस पंचायती राज मंत्री का क्या काम होगा? यही काम होगा कि पंचायती राज की जो भी संस्थाएं हैं, वो चाहे जिला स्तर की पंचायत है चाहे मंडल स्तर की पंचायत है, वो ठीक से काम कर रही हैं, उनका निर्वाचन सही तरह से हो रहा है, वक्त पर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारे काम देखने हैं। और इसी के साथ जनता पार्टी ने, जो जनता सरकार थी उस वक्त, और इसको रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया। 1980 में जनता पार्टी की सरकार खुद ही गिर जाएगी। इंदिरा गांधी सत्ता में वापसी करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी भी इस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्य नहीं करेंगी। फिर साल आएगा 1985, भारत को एक युवा प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। वो बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कभी शिक्षा को बदलने की बात करते थे, कभी शिक्षा और सरकारी ऑफिसों में कंप्यूटर लाने की बात करते थे, और इसी दौर में उन्होंने बात की कि मैं पंचायती राज के संगठन को भी संगठित करने की कोशिश करूंगा। जैसे वो बहुत सारे राज्यों से बातचीत कर रहे थे कि जो राज्यों को समस्याएं आ रही थी केंद्र के खिलाफ, उनका भी समाधान किया जा सके। इस सब के बीच में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था राजीव गांधी जी का, वो ये था कि पंचायतों को सुधारा जाए, पंचायतों को संवारा जाए। इसके लिए एक जीवी राव समिति बनाई जाती है। हालांकि इसकी कोई बहुत ज्यादा विस्तृत ऐसी रिपोर्ट नहीं है, परंतु इसमें जो पंचायती राज की कमियां थी उस सब में नौकरशाहीकरण को आरोपित किया। जैसे इन्होंने कहा कि अत्यधिक नौकरशाहीकरण के कारण पंचायतें कमजोर हो चुकी हैं और ये जड़ों के बिना घास बन गई है। मतलब एक वो अंग्रेजी की इन्होंने कहावत का इस्तेमाल किया था जो बड़ी विख्यात भी हुई उस दौर में, दैट ग्रास विदाउट रूट्स, जड़ों के बिना एक घास। अब ये हिंदी में तो कोई इस तरह की है नहीं कहावत, तो ग्रास विदाउट रूट्स किसने कहा था वो याद रखें, वो जीवी राव समिति का ही एक आक्षेप था। नौकरशाहीकरण जो हो रहा था पंचायतों का, और जिससे शक्ति विहीन पंचायतें थी। साथ ही इन्होंने कहा कि जिला पंचायतों के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी की योजना बनाने का सारा काम पंचायतों को दे दें, और साथ ही में नियमित चुनाव कराए जाएं। मतलब उस वक्त की पंचायतों में जो भी कमियां थी उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं जीवी राव साहब। लेकिन इससे भी कुछ बात बनती नहीं है, तो इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनाई जाती है, एलम सिंघवी समिति। मतलब जो अगर हम कहेंगे जितनी भी समितियां इसमें पढ़ रहे हैं, तो उनमें से एक सुदृढ़ता के साथ कौन सी समितियां अपनी बात रखी, उनमें से एक है एलम सिंघवी समिति। अब एलम सिंघवी समिति जो बनाई जा रही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और खासकर पंचायतों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी इस समिति को दी गई। और इस समिति ने एक अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कुछ पुरानी रिपोर्टों की भी अनुशंसाओं को मान लिया गया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी जोड़ दिए गए। मतलब जो आज का पंचायती राज है वो काफी हद तक एलम सिंघवी की रिपोर्ट से प्रभावित है, क्योंकि जो पिछले महत्वपूर्ण सुझाव थे वो भी इस रिपोर्ट के अंदर थे। अब इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो वही कानूनी से बात नहीं बनेगी, संविधान में एक भाग जोड़ दीजिए। तो जैसे हम अपने प्रशासन के लिए स्तर देखते हैं, केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, ऐसे ही एक तीसरा स्तर और जोड़ दिया जाए जो कि स्थानीय लेवल पर या स्थानीय स्तर पर लोगों का स्वशासन को स्थापित करता हो। साथ ही ग्राम सभा के महत्व को इन्होंने समझाया। और ग्राम सभा क्या है? पंचायतों से इतर एक संस्था जो गांव में काम करेगी, ग्राम सभा। आगे देखेंगे क्या होती है, क्योंकि ये स्थापित कर दी गई है। साथ ही न्याय पंचायत जो अशोक मेहता साहब ने कहा था। इसके आगे चले तो ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए। एलम सिंघवी समिति यह भी उजागर करती है कि पंचायतों के फेल हो जाने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इनके पास वित्तीय स्वायत्तता नहीं है।
अब जब किसी संस्था के पास वित्तीय स्वायत्ता नहीं है तो वो अपने कार्यों को कार्यान्वित नहीं कर पाएगी। कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है तो कार्य कहां से कार्यान्वित होंगे। अब आगे चलें तो न्यायाधिकरण की बात की, मतलब क्योंकि ज्यादातर राज्यों में चुनाव हो जाते थे, फिर पंचायतें टूट जाती थी, दोबारा चुनाव नहीं होते थे, या फिर कई राज्यों में ऐसे आरोप लगाए जाते थे कि चुनाव में धांधली करा दी गई है। तो पंचायती राज के चुनावी झगड़ों के निपटारे के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण की स्थापना की अनुशंसा की गई। साथ ही चलते हैं तो थंगन समिति। अब 86 में एलम सिंघवी समिति, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इनकी थी, लेकिन इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। और 1988 में 2 समितियां और बनती हैं, एक थंगन है और एक बाद में आएगी गाडगिल समिति। तो थंगन समिति ने, अब ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसमें हम देखेंगे एक तो 5 साल का कार्यकाल प्रस्तावित किया गया और ये कहा गया यदि किसी भी स्थिति में पंचायत 5 साल का कार्य पूरा करने से पहले ही भंग हो जाती है तो फिर 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करा लेने चाहिए, जैसा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ हम करते हैं। अब आगे देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए, जो कि पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी माली हालत की अध्ययन किया करेगा और फिर राज्य सरकारों को बताया करेगा कि क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे पंचायतों का माली हालत को संवारा जा सके। फिर आगे गाडगिल समिति बनाई जाती है और इन्होंने कहा एक तो 3 स्तर की तो पंचायतें होंगी और तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए। मतलब जो शुरुआत में बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था कि ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष और ब्लॉक और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव हो, वो अवधारणा खत्म कर दी गई और गाडगिल साहब ने कहा कि तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव कराइए और सभी स्तर पर, तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ में महिलाओं के लिए भी सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए। और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कराई जाए जिससे हर राज्य में एक स्वायत्त संस्था हो जो यह निश्चित और सुनिश्चित करती हो कि तय समय पर पंचायती राज के इलेक्शन कराए जाएंगे। अब इसमें 2 अनुशंसाएं आप जरूर याद रखें, क्योंकि राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ये दोनों आज संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इनकी अनुशंसा किसने की थी? थंगन समिति ने कहा था राज्य वित्त आयोग के बारे में और गाडगिल समिति ने कहा था राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। मतलब पहले पैसा और फिर चुनाव, कुछ भी इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब बस 1988 आ चुका है। अब भारत सरकार ने कोशिश की कि भाई अब बहुत समितियां बन गई हैं। बलवंत राय मेहता 1957 से सफ़र शुरू हुआ तो वो अशोक मेहता होते हुए, जीवी के राव होते हुए, फिर एलम सिंघवी होते हुए, फिर थंगन और गाडगिल तक पहुंच चुका है। और इस बीच में बहुत सारी और भी बनी थी, हनुमंतो राव है और कोई इस तरह की हैं जिन्होंने पंचायतों को लेकर कुछ अनुशंसाएं की थी। हम अपनी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर फिर केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाने का फैसला लिया। अब संवैधानिकरण की यात्रा के हम अंतिम पड़ाव पर हैं और राजीव गांधी सरकार ने सबसे पहले 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संसद में प्रस्तुत कर दिया। परंतु ये 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें 64वां था पंचायती राज के लिए और 65वां था नगर पालिकाओं के लिए, कि शहरों में भी तो स्थानीय जो प्रशासन चल रहा है उसके लिए स्वशासन होना चाहिए लोगों के पास, तो नगर पालिकाओं की अवधारणा भी थी। लेकिन यह राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया गया। राज्यसभा में यह संवैधानिक संशोधन जो विधेयक था ये फेल हो गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती है। उन्होंने विधेयक को फिर से पेश किया, परंतु इससे पहले कि विधेयक पास हो पाता केंद्र की सरकार खुद ही गिर गई। अब आता है तीसरा प्रयास। अंत में पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी और इन्होंने जो प्रस्ताव था, जो 64वां 65वां संवैधानिक संशोधन था, इसमें कुछ और संशोधन किए और इन संशोधित रूप के साथ 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संसद में पेश कर दिया गया। 73वां पंचायती राज के लिए और 74वां नगर पालिकाओं के लिए। और इस प्रकार 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को हमारे देश के अंदर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। याद रखेंगे कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाता है। अच्छा, इस सब में एक चीज याद रखें, जब मैं कह रहा हूं कि नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव को कुछ संशोधित किया, अब ये संशोधन किस विषय से जुड़े थे? तो देखिए, परेशानी ये थी कि राज्य इन संशोधनों के लिए तैयार नहीं थे। और तभी आप देख रहे हैं कि जब पहला प्रयास है राजीव गांधी साहब के टाइम पर, तो राज्यसभा में ये बिल निरस्त कर दिया जा रहा है। तो वजह ये थी कि जो शुरुआती दौर में
अवधारणा थी पंचायतों की, उसमें अनिवार्य तौर पर कुछ शक्तियां राज्यों से लेके पंचायतों को दे देनी थी। अब इस पर राज्य अड़ गए। राज्यों ने कहा देखिए, एक तो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राज्यों के पास पहले ही कम शक्तियां हैं, यदि हम उसकी तुलना केंद्र से करें तो पहले ही कम शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में से भी आप कुछ पंचायतों को दे देंगे तो राज्य सरकार ये कहती है भाई हमारे पास फिर क्या बचेगा। मतलब अगर मैं बिल्कुल देसी कहूं तो जो हमारे विधायक हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, वो ये कहे कि अगर सारी समस्याओं का निपटारा गांव की पंचायतों में होने लगा तो हमारी कोठियों के बाहर गांव से ट्रैक्टर ट्राली में चढ़ के मत्थे टेकने आएगा कौन, भाई हमें कौन पूछेगा अगर सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे। मतलब ऐसी एक व्यवस्था है, और इसको मैं आलोचना के तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि वैसे भी हम देखें तो भारतीय प्रशासन की एक बड़ी मूलभूत समस्या है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। राज्य की शक्तियों का केंद्रीकरण आपको हर संस्था में मिल जाएगा। मतलब अगर मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात करूं तो संवैधानिक तौर पर जो शक्तियां केंद्र को मिलती हैं वो राज्यों को देना पसंद नहीं करते हैं, और जो शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं संवैधानिक अवधारणा द्वारा वो अब पंचायतों को देके राजी नहीं है। आगे हम देखेंगे पंचायतों के पास जो शक्तियां आ गई हैं अब वो ग्राम सभा को देके राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस भी संस्था के पास जो शक्ति है बस उसको अपने पास पकड़ के रखना चाहता है, उसका विकेंद्रीकरण नहीं करता है। तो भारतीय प्रशासन की एक गंभीर समस्या है। तो आगे देखेंगे हम कि पीवी नरसिम्हा राव साहब ने इसमें जो संशोधित रूप में इसको लागू किया उसके तहत राज्यों को कुछ शक्तियां बची रहेगी। मतलब इसी अवधारणा से हम आगे देखेंगे कि पंचायती राज की जो आज की अवधारणा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें राज्य के ऊपर कुछ चीजें अनिवार्य रूप से लागू हैं और कुछ स्वैच्छिक रूप से लागू हैं। मतलब जब पंचायतें राज्यों में बनाई जाएंगी तो कुछ शर्तें तो ऐसी हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो हर राज्य को मान्य नहीं होंगे अनिवार्य रूप से, जैसे 3 स्तर की पंचायतें बनाना, हर 5 साल पे निर्वाचन करवाना। परंतु कुछ स्वैच्छिक भी हैं, मतलब राज्य खुद विधियों को अधिनियमित करके उसके लिए नियम बना सकता है, और जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि पंचायतों को कितनी शक्तियां देनी है यह हर राज्य खुद अधिनियमित करता है। तो उसके लिए हम आगे अनुच्छेद और सारी अवधारणाएं देखते हैं और समझते हैं आज का पंचायती राज जो सिस्टम है वो देश में किस तरीके से काम करता है। 173 में संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। अनुसूची 11 में वो बिंदु हैं जिन पर नियमन के लिए पंचायतों को कहा जा सकता है, पंचायतों को अधिकार दिए जा सकते हैं। ऐसे 29 बिंदु हैं, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं भाग 11 के जो मुख्य प्रावधान है वह पंचायतों के बारे में क्या कहते हैं। तो पहला याद रखेंगे, भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक तथा अनुसूची 11 संविधान में जोड़े गए जो कि पंचायतों को संवैधानिकरण करते हैं या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का संवैधानिकरण। और ग्राम सभा क्या है? पंचायतों से इतर एक संस्था है। मतलब कि किसी भी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाएंगे। मतलब मैं यूं कह लूं कि एक गांव के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे, और कहीं ना कहीं यही ग्राम सभा क्या कर रही होगी? पंचायत को चुनने का काम कर रही होगी अपने ही बीच से। तो अभी तो यह याद रखें कि ग्राम सभा एक अलग से बनाई जाएगी और पंचायतें अलग से होंगी। अब अगर हम संविधान की बात करें तो सीधे तौर पर ग्राम सभा को कोई शक्तियां तो प्रदान नहीं की गई हैं, और जहां पर शक्तियों को प्रदान करने की बात है वो भी पंचायतों के संबंध में ज्यादा प्रावधान लिखे गए हैं। परंतु जो संवैधानिक आप कह लें अंतरात्मा है या पंचायती राज की अंतरात्मा है, उसमें ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करने की बात शामिल है। मतलब कुछ ऐसा संबंध स्थापित किया जाएगा जैसे हम केंद्र या राज्य में विधान मंडल और सरकार का देखते हैं। जैसे हम देखें केंद्र के अंदर तो लोकसभा और सरकार, या फिर राज्यों में देखें विधानसभा और सरकार का रिश्ता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि गांव के विकास के संबंध में जितने भी निर्णय हैं उम्मीद ये की जाती है कि ग्राम सभा में सभी लोगों की सहमति के साथ वो निर्णय लिए जाएं, और फिर पंचायत उन लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए अपनी शक्तियां इस्तेमाल करें। और इसी के साथ जो ग्राम सभा है ये बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें पंचायत के कामों की समीक्षा भी की जा सके। जैसे कि राज्य के अलग अलग कानूनों में, क्योंकि विधि द्वारा पंचायतों को अधिनियमित भी करते हैं राज्य सरकार, तो राज्य सरकार जो भी कानून पास करती है उनमें ज्यादातर राज्यों के अगर हम कानून पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हर साल में कम से कम
2 मीटिंग बुलानी होंगी ग्राम सभा की। और कानून तो यह भी कहते हैं, जो राज्यों के अलग अलग कानून है वो यह भी कहते हैं, यदि 1 साल के अंदर 2 मीटिंग नहीं बुलाई गई तो जिला कलेक्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि वो पंचायत को बर्खास्त भी कर सकते हैं। पंचायत की जिम्मेवारी है कि साल में 2 मीटिंग बुलानी होंगी। अब ग्राम सभा के साथ हम जो चाहते हैं कि इसको किस तरह का दर्जा मिले, तो जब भी ये मीटिंग बुलाई जाए वहां पर पंचायत के कामों की समीक्षा हो। मतलब पंचायतों ने यदि कोई सड़क बनाई है, कोई लाइटें, स्ट्रीट लाइट जिसको हम कहते हैं, गलियों में वो लगवाई है, या फिर जो भी स्वच्छ भारत मिशन के जरिए पैसा आ रहा है गांव में शौचालय बनाने के लिए, वो बनाए गए हैं, उस पर कितना खर्चा हुआ है, कहाँ वो बनाए गए हैं, इन सब कामों की समीक्षा होनी चाहिए ग्राम सभा के अंदर। अब जो पहला सबसे बड़ा रास्ता रोकने का काम करता है, पंचायती राज सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं जिस दर्जे पर इनको सफल होना चाहिए था, उसमें से पहला एक ये है कि ग्राम सभाएं ही नहीं काम कर रही हैं गांव के अंदर। मतलब आप में से जितने लोग भी गांव से संबंध रखते हैं, जरा पीछे पलट के अपने गांव की तरफ देखें और ये पता करें कि कितनी मीटिंग बुलाई जाती है ग्राम सभाओं की। या इससे भी अहम जानकारी तो ये कि गांव में जाकर हम ये तो पता करें लोगों से कि क्या आपको ग्राम सभा के बारे में जानकारी भी है। तो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ पंचायतों की जानकारी होगी, ग्राम सभा की जानकारी तलक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही ग्राम सभाएं काम नहीं कर रही हैं। तो बहुत सारे राज्यों के अंदर कई जगहों पर जहां पर जागरूक नागरिक रह रहे हैं वहां पर ग्राम सभाएं भी काम कर रही हैं। परंतु यदि हम एक बड़े स्तर पर देखें तो ग्राम सभाएं नदारत हैं पंचायती राज की प्रणाली से। तो पहली जो हम अपना सुझाव देते हैं, पहला वो ये होता है कि भाई ग्राम सभाओं को स्थापित किया जाए। ना सिर्फ स्थापित किया जाए, कागजों पर तो स्थापित है ही, बल्कि इनको सही मायनों में कार्यशील बनाया जाए। हर साल में 2 मीटिंग हो और पंचायती राज के सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाए ग्राम सभा के अंदर। तो पहली एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखेंगे वो है 243 का में यह एक संवैधानिक संस्था है ग्राम सभा, जो गांव में काम नहीं कर पा रही है। अब आते हैं जो गांव में बनाई जा रही हैं पर वो काम कितना कर रही हैं वो आगे देखेंगे, वो है हमारी पंचायती राज की संस्थाएं। अब पंचायती राज की संस्थाएं 3 स्तर पर बनाई गई हैं। मतलब ग्राम पंचायत है, फिर मध्यवर्ती स्थान पर है ब्लॉक समितियां, और फिर जिला स्तर पे है जिला पंचायत। जैसा कि बलवंत राय मेहता साहब ने स्तर बनाने के लिए कहा था। वो अलग बात कि बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष और ऊपरले स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव हो, परंतु आज हम देखेंगे कि तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। सबसे पहले स्तर को समझ लेते हैं। तो गांव के अंदर ग्राम स्तर पर एक पंचायत होगी, लेकिन यह जरूर याद रखें कि ऐसा भी नहीं है कि हर गांव में एक पंचायत ही हो। मतलब पंचायत क्षेत्र बनाया जाता है जनसंख्या के आधार पर। मैं कहना यह चाहता हूं कि हर राज्य ने विधि द्वारा अधिनियमित किया है इस सारी प्रणाली को। तो राज्यों में कानून बनाए जाते हैं जनसंख्या के ऊपर आधारित पंचायतों के निर्माण के लिए। मतलब यदि कोई छोटा गांव है, आबादी कम है, तो 2 या 3 गांव की एक पंचायत भी हो सकती है। और यदि किसी एक गांव की, वो इकाई तो एक है परंतु उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उस एक गांव के लिए 2 या उससे ज्यादा पंचायतें भी हो सकती हैं। मतलब राज्यों के कानून में लिखा होता है कि प्रति 200 व्यक्ति या प्रति 300 व्यक्ति का यदि कोई गांव है तो उसके लिए एक पंचायत होगी। अब यदि किसी गांव में 200 लोग रह रहे हैं तो एक पंचायत, लेकिन अगर रह रहे हैं सिर्फ 100-150 लोग तो फिर साथ के किसी गांव को जोड़ दिया जाएगा और दोनों की एक पंचायत हो जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम स्तर पर पंचायत होगी, परंतु यह नहीं कि हर ग्राम इकाई में एक पंचायत हो। तो एक पंचायत ग्राम स्तर पर हो जाएगी, फिर कुछ ग्राम मिलकर बनाया जाएगा एक ब्लॉक विकास खंड। तो फिर उस ब्लॉक स्तर पर, ज्यादातर उत्तर भारत में इसको कहा जाता है ब्लॉक समिति। तो एक ब्लॉक समिति होगी और फिर एक जिला स्तर पर। तो 3 स्तर पर पंचायतें होंगी। मतलब आप यूं समझें कि एक जिला है, अब जिले के नीचे होंगी कुछ ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के नीचे होंगी बहुत सारी ग्राम पंचायतें। कुछ इस तरह का 3 स्तरीय मॉडल पंचायती राज में लागू किया गया है। मतलब ये जो ब्लॉक है इसमें किसी संशय में न जाए, गांवों को मिलाकर ही जैसे 10 से 12 हजार की जनसंख्या के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो 10 से 12 हजार की आबादी और ऐसे 8 या 10 गांव या 10 से 15 गांव इकट्ठे किए जाएंगे, उनको एक ब्लॉक बना दिया जाएगा और उस स्तर पर एक ब्लॉक समिति होगी। और फिर जिले में जितने भी गांव हैं उन सबकी एक जिला स्तर पर पंचायत होगी। 3 स्तरीय प्रणाली को लागू किया गया है पंचायती राज के अंदर। अब आते हैं कि इन तीनों स्तर पर किस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है।
तो सबसे पहले पंचायतों की संरचना, मतलब कि किस स्तर की कौन सी पंचायत में कितने सदस्य होंगे, तो यह भी राज्य के कानूनों द्वारा ही अधिनियमित किया जाता है। जैसे कानूनों में लिख दिया जाएगा कि यदि प्रति 200 व्यक्ति है तो उसके लिए 5 सदस्य पंचायत होगी, और यदि 400-250 व्यक्ति हैं तो उसके लिए 7 सदस्य पंचायत होगी। तो इस तरह से पंचायतों की संरचना जनसंख्या के अनुसार इसकी सदस्यता राज्य के कानूनों द्वारा तय की जाती है। परंतु याद ये रखना है कि तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। एक गांव में रहने वाला जो पंजीकृत मतदाता है वो अपने गांव की पंचायत जब चुनी जाएगी उसमें भी मतदान करेगा, फिर ब्लॉक समिति के वक्त भी मतदान करेगा, और फिर जिला स्तर की पंचायत चुनने के वक्त भी वो मतदान करेगा। तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव है। परंतु यह बात सत्य है सिर्फ और सिर्फ सदस्यों को चुनने के लिए। तो जो सदस्यों का चुनाव है तीनों स्तर की पंचायत पे, यह प्रत्यक्ष तौर पे किया जाएगा। परंतु जब बात आती है ग्राम प्रधान की या ब्लॉक समिति जिला परिषद के चेयरमैन साहब की, तो इसके लिए विधि अलग है। जैसे हम बात करें ग्राम स्तर पर जो सरपंच हैं या ग्राम प्रधान हैं, ये राज्य के कानून द्वारा निर्वाचित एक पद है। मतलब यदि राज्य का कानून कहता है कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे तो राज्य में प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। यदि कोई अन्य राज्य कह देता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे तो गांव के जो मतदाता हैं वो अपना मतदान करेंगे सिर्फ सदस्यों को चुनने के लिए, और सदस्य आपस में से एक सहमति या बहुमत के आधार पर अपने बीच से ही एक को ग्राम प्रधान या सरपंच चुन लेंगे। तो जो गांव के सरपंच का या गांव के प्रधान का चुनाव है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। वो राज्य के कानून के अनुसार ही प्रणाली लागू होगी। परंतु जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद इसके जो प्रधान होंगे, उसको आप चाहे चेयरमैन कह दें चाहे कुछ भी कह दें, उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होना लाजमी है। यह जो हमारी पंचायती राज की अवधारणा है उसमें लिखित शर्त है। तो याद रखें, जो ग्राम प्रधान है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राज्य के कानून द्वारा, परंतु ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो चेयरमैन साहब होंगे, प्रधान होंगे, यह अप्रत्यक्ष रूप से ही चयनित होंगे। अब आगे चलते हैं और समझते हैं आरक्षण की नीति किस तरह से पंचायती राज में लागू की गई है। एक तो अनुच्छेद 243D याद रखेंगे, इसके द्वारा जो आरक्षण की प्रणाली है उसको पंचायती राज में लागू किया गया है। और सिंपल समझें तो ये है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाएगा पंचायत क्षेत्र के अंदर। मतलब यदि किसी पंचायत क्षेत्र में 20% आबादी अनुसूचित जाति की है और 25% आबादी वो अनुसूचित जनजाति की है, तो 20% सीटें उस पंचायत क्षेत्र की वो तय कर दी जाएंगी, आरक्षित कर दी जाएंगी अनुसूचित जाति के लिए। और जैसे हमने कहा कि 25% यदि अनुसूचित जनजाति है तो 25% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए। तो याद रखेंगे, एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती हैं वो जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षित की जाएंगी। और जहां तक बात है अन्य पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की, उसको राज्य सरकारों के लिए खुला छोड़ दिया गया। मतलब राज्य सरकारें चाहें तो कानून के द्वारा अधिनियमित कर सकती हैं कि कितनी सीटें आरक्षित की जाएंगी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। मतलब वो संवैधानिक शर्त नहीं है, यह स्वैच्छिक प्रावधान है जिसमें राज्य अपने कानून द्वारा निर्धारित करेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होंगी या नहीं आरक्षित होंगी। यह तो हुआ जातिगत आधार पर आरक्षण। परंतु इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरक्षण यहां पर लागू किया गया है, महिलाओं के लिए आरक्षण। यह महिलाओं के लिए आरक्षण हम केंद्र और राज्य स्तर पर नहीं लागू कर पाए हैं। मतलब लोकसभा और विधानसभा में ऐसा कोई कानून नहीं लागू हो पाया। हालांकि संसद में इस तरह के विधेयक पेश किए गए, पास नहीं हो सके भारी विरोध के चलते। पंचायती राज में लागू कर दिया गया। तो याद रखेंगे इसके सीधे तौर पर 1/3 सीटें, कम से कम न्यूनतम 1/3 सीट आरक्षित होंगी हर स्तर पर महिलाओं के हक में। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति और जाति, तो यह भी तीनों स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में ही सीटें आरक्षित की जाएंगी। हम तीनों स्तर की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ जब हम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं जो न्यूनतम 1/3 है, यह भी तीनों स्तर पर होगा, जिला परिषद में भी, ब्लॉक समिति में भी और ग्राम पंचायत के अंदर भी। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह भी समझें कि ज्यादातर राज्यों में इस 1/3 शर्त को बढ़ा दिया गया। जैसे हमने कहा कि जो 243D है इसके अनुसार तो न्यूनतम 1/3 रखना है, परंतु ज्यादातर राज्यों ने इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। हालांकि वह संवैधानिक शर्त नहीं है, परंतु राज्य ने अपनी तरफ से इस शर्त को बढ़ा दिया है नगर पालिकाओं और
पंचायतों में 50% तक आरक्षण किया जाता है महिलाओं के हक में। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये कि आगे 1/3 सीट और आरक्षित की जाएंगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। परंतु यह जो 1/3 हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, यह जो ओवरऑल 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए उसी के अंदर समाहित हैं, मतलब उससे बाहर जाकर नहीं होंगी। जो सारा का सारा आरक्षण है ये 1/3 होना चाहिए, परंतु 1/3 सीट वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसको अंकों के माध्यम से देखें, मान लें किसी पंचायत में 9 सदस्य हैं कि एक तो मान लीजिए किसी भी गांव में या किसी पंचायत एरिया में 9 सदस्यों की व्यवस्था है। अब इसमें से अगर हम कहें कि मान लीजिए 1/3 आबादी वो अनुसूचित जाति से है, तो 1/3 सीट रिजर्व हो जाएंगे अनुसूचित जाति के लिए। और फिर हम मान के चलते हैं चलिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं रह रही है, आमतौर पर गांव में सभी गांव में नहीं होती है, तो फिर इसका मतलब जो बाकी बची 6 सीट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी या फिर कहें तो वो अनारक्षित सीटें होंगी। अब 6 और 3 9 पूरी हो गई हैं, परंतु यह तो जातिगत आधार पर ही सारी की सारी जो सीटें हैं वो आरक्षित हो चुकी हैं। और महिलाओं के लिए भी हम कह रहे थे कि 1/3 लागू करना है, तो इस सूरत में क्या होगा? तो इस सूरत में यह होगा कि जो भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई सीटें हैं इसमें से 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए। मतलब अगर हम 3 का 1/3 निकालें तो 1 सीट यहां पर आरक्षित हो जाएगी। मतलब जो भी अनुसूचित जाति के लिए यहां पर सीटें आरक्षित की गई हैं, जैसे हमारी संख्या में वो 3 है उदाहरण के तौर पर, तो इसमें से 2 होंगे अनुसूचित जाति के, वो उस पर जो पुरुष हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और 1 पर परंतु जो इलेक्शन लड़ेंगी वो अनुसूचित जाति की महिला करेंगी। और फिर आते हैं जो सीटें अनारक्षित हैं, हमारे उदाहरण में 6 हैं, तो इस 6 का भी 1/3 सीट आरक्षित कर दी जाएगी महिलाओं के लिए। इस सूरत में इस अनारक्षित सीट में से 6 का 1/3 निकालें तो 2, तो मतलब यहां पर 4 पुरुष या फिर कहें अनारक्षित सीट है, उस पर चाहे पुरुष चुनाव लड़े चाहे महिला, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 सीटों पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ पाएंगी क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब इस सारे परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो 2 और 1 3 मिलाकर आपको देखने को मिलेगा कि 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी महिलाओं के हक में। तो इस तरीके से बस जो खासकर प्रारंभिकी में कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो 1/3 सीट आरक्षित की जाती हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए, तो क्या जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है ये उसमें समाहित है या उससे बाहर जाकर ये और जोड़ के सीटें ऐड की जाएंगी बाहर जाकर? तो ये बाहर जाकर नहीं की जाती हैं, बल्कि जो 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए उसी में समाहित होता है 1/3 आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए। और खासकर अनुच्छेद याद रखेंगे 243D से अवधारणा आती है। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 243E अवधि 5 वर्ष की है, और हम ये जानते हैं कि यदि समय से पूर्व विघटन हो जाए किसी भी पंचायत का तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरना होगा उस पंचायत को और फिर से पंचायत बना दी जाएगी। परंतु यहां जानना यह रोचक है कि समय से पूर्व विघटन की यदि स्थिति आती है तो जो नई पंचायत चुनी जा रही है इसकी अवधि भी क्या पूरे 5 साल होगी, जैसे केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार की होती है, या फिर अवधि बदल जाएगी? तो जाहिर बात है यहां पर अवधि बदल दी जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि समय से पूर्व कोई भी पंचायत विघटित होती है, वो चाहे किसी भी स्तर की हो, तो फिर जो नई चुनी गई पंचायत है जितना समय शेष रह गया है पूर्व विघटित हुई पंचायत का, सिर्फ उस शेष समय के लिए ही पंचायत के तौर पर कार्य करेंगी और एक तय समय पर सारे राज्य में पंचायतों का इलेक्शन कराया जाएगा। मतलब मान लीजिए 5 वर्ष तक का समय है किसी एक पंचायत के पास, परंतु 2 वर्ष बाद वह विघटित हो गई। 2 वर्ष बाद कैसे विघटित हो गई भाई? हो सकता है पंचायत मेंबर अपना त्यागपत्र दे दें, या फिर वो किसी कानून के तहत जेल भेज दिए गए तो अयोग्यता हो गई है, या फिर हमने अभी बात की थी जिला कलेक्टर के पास पावर है, वो बर्खास्त भी कर सकते हैं पंचायत को अगर पंचायत ठीक से काम नहीं कर रही है। किसी भी सूरत में वो समय से पूर्व विघटित हो गई हैं, तो फिर इस स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन कराया जाएगा, और ये जो नई फिर पंचायत आएगी यह सिर्फ बचे हुए समय के लिए, मतलब मोटा मोटा मान लें तो 3 साल का समय बच रहा है पीछे, सिर्फ उसके लिए कार्य करेंगी जो
मूल रूप की पंचायत जो समय से पूर्व विघटित हुई है, जब उसका समय खत्म होना था उसी वक्त यह भी खत्म हो जाएगी। और यह सिर्फ इसलिए है कि सारे राज्य में एक तय समय पर सभी पंचायतों का चुनाव इकट्ठा कराया जा सके, क्योंकि यदि हर नई पंचायत की अवधि 5 वर्ष पूरी कर दी जाए तो राज्य में एक बिखराव आ जाएगा और सारा साल राज्य में किसी न किसी पंचायत का चुनाव चल ही रहा होगा। चुनाव आयोग जो राज्य चुनाव आयोग है बस वो इसी काम में लगा रहेगा। तो एक तय समय पर सभी पंचायतों का चुनाव हो सके, इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है 243 अनुच्छेद के द्वारा। आगे चलते हैं और समझते हैं योग्यता। तो याद रखें, जो भी योग्यता राज्य में विधायक या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, वही योग्यता चाहिए राज्य में पंचायत का मेंबर बनने के लिए भी। बस इसमें एक फर्क है, और फर्क यह है कि जो आयु मानदंड है उसको कम कर दिया गया है। विधायक बनने के लिए जहां न्यूनतम 25 वर्ष की आयु चाहिए, वहीं पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु चाहिए। मतलब चाहे आप जिला परिषद के सदस्य बनना चाहते हो, चाहे ब्लॉक समिति के, चाहे ग्राम पंचायत के सदस्य या उसके प्रधान बनना चाहते हो, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इससे इतर जो भी योग्यताएं लागू होती हैं विधायक बनने के लिए, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या फिर 2 वर्ष से अधिक का कारावास ना हुआ हो किसी भी आपराधिक कृत्य में, तो वो सारी अहर्ताएं लागू हो जाएंगी पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए भी। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 243G में शक्तियां, प्राधिकरण और जिम्मेवारियां। अब यहां पर यह जानना रोचक है कि राज्य की सरकारों की या राज्य की विधानसभा की स्वैच्छिक शक्तियों के अंतर्गत आता है कि पंचायतों को कितनी शक्तियां देनी है। सबसे पहले यदि अनुच्छेद पर हम निगाह डालें तो राज्य विधायिका पंचायत को आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है। मतलब यहां पर यह संवैधानिक तौर पर जिम्मेवारी नहीं लगाई गई है कि करनी ही करनी है, उसकी अपनी स्वेच्छा है विधानसभा की के विधि के अध्ययन द्वारा वो पंचायतों को शक्तियां प्रदान कर सकती है ताकि उन्हें स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बना दिया जाए। परंतु कितनी शक्तियां प्रदान करनी है यह राज्य की विधायिका की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन का कार्य यह भी पंचायतों को सौंप देना है। और इससे भी महत्वपूर्ण जानना यह है कि अनुसूची 11 में 29 विषय ऐसे रखे गए हैं जो पंचायतों को समर्पित किए जा सकते हैं, परंतु यह राज्य की विधायिका के स्व इच्छा, स्व विवेक पर निर्भर करता है। तो अनुसूची 11 एक तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ऐसे 29 बिंदु रखे गए हैं जिनको पंचायतों के लिए समर्पित किया जा सकता है कि इन पे निर्णय अब पंचायतें लेंगी। परंतु इन 29 विषयों में से कितने विषय पंचायतों को प्रदत्त करने हैं और कितने राज्य सरकार अपने पास रखेगी, पंचायतों को नहीं देगी, यह निर्भर करता है राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार। मतलब मैं अगर यूं कहूं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री, वो ऐसा कहते हैं कि चलो एक ऐसा कानून बनाते हैं कि 29 में से 29 दिए सारे ले लो, तो भी सही है। अगर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में जो विधानसभा, वहां पर भाई मुख्यमंत्री तो बहुमत तो उन्हीं का है, अब वो कह देते हैं कि सुनो ऐसा करते हैं 29 में से 20 दिए, 9 हम राज्य के पास ही रखेंगे, तो भी ठीक है। अगर पंजाब की तरफ आए तो भगवंत मान साहब कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पंचायतें कुछ नहीं, मैं तो 29 में से 5 दे रहा हूं बस, बाकी सब राज्य के पास रहेगा, तो भी ठीक है। मतलब किसी राज्य में पंचायतें कितनी शक्तिशाली हैं, उनके पास कितनी शक्तियां हैं, उनकी कितनी जिम्मेवारियां हैं, उनके कितने संसाधन हैं, यह सीधे तौर पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारों ने किस तरह की विधि को अधिनियमित करा है उस राज्य के अंदर। और ज्यादातर राज्यों का यदि हम बात करें तो ज्यादातर राज्यों ने शक्तियां खुद राज्य सरकारों के पास ही केंद्रित की है। मतलब हम अगर दक्षिण के 1-2 उदाहरण को छोड़ दें, तमिलनाडु हो सकता है, केरल हो सकता है, तो बाकी राज्यों का जो पूर्व रिकॉर्ड है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। शक्तियों के केंद्रीकरण में ज्यादा विश्वास रखा जाता है, विकेंद्रीकरण के अंदर नहीं। अब आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 243H में कराधान की शक्तियां। अब यहां पर भी राज्य की विधायिका को ही शक्तियां दी गई हैं। मतलब राज्य की विधायिका कानून द्वारा पंचायत को कर, शुल्क, टोल शुल्क लगाने, एकत्र करने और उसको इस्तेमाल करने
ठीक है, उसको ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं, करने का अधिकार दे सकती है। और पंचायतों को ऐसे कर, शुल्क, पथकर आदि प्रदान कर सकती है जो भी राज्य सरकार चाहती है। और साथ ही राज्य की समेकित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान भी दिया जा सकता है। और ऐसी निधि को संभाल कर रखने के लिए पंचायतों के लिए किसी निधि का सृजन भी किया जा सकता है जिस निधि में इस तरह का धन रख सके। मैं कहना ये चाहता हूं कि फिर से राज्य की शक्ति है, राज्य की विधायिका कानून पास करेगी जिसमें वह तय कर सकती है कि कौन कौन से कर हैं या कौन कौन से शुल्क हैं जो पंचायतों को जिम्मेवारी देती हैं कि भाई आप ही लगाइएगा, कितना हो आप ही इसको एकत्रित कीजिएगा और आप ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। या फिर राज्य सरकार यह भी कर सकती है कि भाई देखिए कर कितना होगा ये तो हम ही बताएंगे, लगाएंगे भी हम ही, लेकिन उसको एकत्रित करने का और इस्तेमाल करने का हक हम दे देते हैं पंचायतों को। या फिर यह भी कर सकती है राज्य सरकार कि कर हम ही लगाएंगे, एकत्रित भी हम करेंगे, लेकिन बंटवारा कर लिया करेंगे। ऐसा करेंगे कोई खास कर यदि आ रहा है तो उसका 20%, 25% हम या तो जिला परिषदों को या ब्लॉक समिति को या ग्राम स्तर की पंचायतों को दे दिया करेंगे। तो इस तरह की अलग अलग प्रणालियों को राज्य के कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। बात यहां पर भी वही, यदि आप विश्लेषण करें तो जो भी पंचायतें हैं वो किसी भी स्तर की पंचायत हो, इनके पास जो संसाधन हैं, जो पैसा है, ये कितना है, या फिर हम कहें तो इनकी वित्तीय स्वायत्ता है या नहीं है, यह भी निर्भर करता है राज्य सरकारों के ऊपर या राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर। और यह कहने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि ज्यादातर राज्यों का जो रिकॉर्ड है इस संबंध में वो फिर से यही है कि केंद्रीकरण किया गया है। देखिए, जब हम केंद्र और राज्यों के आपसी संबंध देखेंगे तो राज्य तो पहले ही रोते रहते हैं कि भाई हमारे पास ज्यादा कर इकट्ठा होता ही नहीं है, हमारी तो खुद की कमियां रह जाती हैं और हम तो खुद जो केंद्र से अनुदान आता है उस पर निर्भर करते हैं अपनी बहुत सारी नीतियों को लागू करने के लिए। तो पंचायतों को देने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। और पंचायतों के असफलतापूर्ण प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि जो वित्तीय स्वायत्ता है वो पंचायतों के पास नहीं है। अब आगे चलते हैं तो समझते हैं 243I राज्य वित्त आयोग। थंगन समिति की अनुशंसा पर यह संवैधानिक संस्था बनाई गई है अनुच्छेद 243I के अंदर। और हर 5 साल पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और राज्य सरकारों को यह अनुशंसा करने के लिए कि क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे पंचायतों की वित्तीय हालत में सुधार आ सके, वो अपने कार्यों को अच्छी तरह से कार्यान्वित कर सकें, ऐसे सुझाव देने का काम करता है राज्य वित्त आयोग। और हर 5 साल पर राज्य के राज्यपालों द्वारा इसका गठन किया जाता है। अब क्या क्या काम है जो राज्य के वित्त आयोग को करने होते हैं? तो एक तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि करों या फिर शुल्क के बारे में कि कौन कौन से कर हैं जो पंचायतों को प्रदत्त कर देने चाहिए, या कौन से ऐसे कर हैं जिनमें राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में कुछ प्रतिशतता के आधार पर बंटवारा हो सकता है। इस तरह के सुझाव सरकार को देने का काम करती हैं। इसी के साथ पंचायतों और जो अलग अलग स्तर की पंचायतें हैं उन्हें कौन से शुल्क सौंपे जा सकते हैं, पथकर सौंपे जा सकते हैं, इसकी अनुशंसा करती हैं। मतलब ये सब परामर्शी रूप में है, ये सुझाव देने का काम करती है, क्योंकि अंत में हम देखेंगे इसका जितनी भी सुझाव हैं वो परामर्शी रूप के हैं, बाध्यकारी नहीं है राज्य सरकार के ऊपर। और आगे जो भी पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, तो उसके क्या नियम होने चाहिए, किन तथ्यों पर आधारित होकर राज्य सरकार भिन्न भिन्न पंचायतों को सहायता अनुदान देगी, यह परामर्श देना भी राज्य के वित्त आयोग का काम है। और साथ ही पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम राज्य सरकार उठा सकती है, ऐसे सुझाव देने का काम भी राज्य वित्त आयोग करता है। और हम पहले ही कह चुके हैं परामर्शी रूप में सुझाव दिए जाते हैं, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो राज्य सरकारों के पास है। और आगे देखें तो पंचायतों के सुदृढ़ वित्त पोषण के हित में राज्यपाल द्वारा उसे भेजा गया कोई भी अन्य मामला हो सकता है। अच्छा, अब इसमें संरचना क्या होगी, योग्यता क्या होगी और इसके चयन का तरीका क्या होगा, मतलब जो भी राज्य के वित्त आयोग में सदस्य या फिर यहाँ पर जो चेयरमैन लगाए जाएंगे उनकी योग्यता क्या होगी, किस तरीके से उनको चयनित किया जाएगा, यह सब राज्य के कानून के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। और साथ ही याद रखें राज्यपाल इनकी सिफारिशों को और उन सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम, की गई कार्रवाइयों की एक रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल में पेश करता है। अब यहां तक तो बात हुई राज्य के वित्त आयोग की। अच्छा, इसको आम तौर पर समझें तो राज्य वित्त आयोग क्या काम कर रहा है? राज्य वित्त आयोग
राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में स्रोतों को बांटने का काम कर रहा है, या फिर किस तरह से बांटे जाएं स्रोत, ताकि राज्य सरकार भी अपने कार्यों को कार्यान्वित कर सके और साथ ही पंचायतें भी अपने कार्यों को कार्यान्वित कर सकें। इसकी सिफारिशें राज्य सरकार को भेज रहा है। तो स्रोतों के बंटवारा करने के लिए हमारे पास राज्य वित्त आयोग है, परंतु ऐसा ही एक वित्त आयोग हमारे पास अनुच्छेद 280 में केंद्र में भी है। तो केंद्रीय वित्त आयोग भी है और उसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और सरकार के बीच में स्रोतों का बंटवारा करना। लेकिन क्या केंद्र वित्त आयोग की सिफारिशों का भी कोई असर पड़ सकता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के ऊपर? तो याद रखेंगे हाँ। तो इसमें हम देख लें कि केंद्र वित्त आयोग जो है 280 अनुच्छेद में पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए किसी राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के उपायों का भी सुझाव देता है। मतलब कि जब केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकार को यह सुझाव देता है कि किस तरह से या कौन से ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे राज्यों की जो संचित निधि है उनमें अभिवृद्धि हो सके, वो मजबूत हो सके, तो उसमें एक सुझाव यह भी होता है कि ये अभिवृद्धि या ये सुदृढ़ता राज्यों की संचित निधि में इसलिए भी लानी है ताकि वो आगे पंचायतों को संचित कर सकें, पंचायतों तक ज्यादा स्रोत पहुंचा सकें। तो याद रखें, केंद्रीय वित्त आयोगों के सुझाव का भी असर पंचायत की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। अब समझते हैं एक और चीज जो अंतिम भी हमारे पास संवैधानिक संस्था के तौर पर है पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में, वो है अनुच्छेद 243 के अंदर बनाया गया राज्य चुनाव आयोग। अब राज्य चुनाव आयोग पंचायती निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। मतलब एक तो ये याद कर लें अभी कि जो हमने अभी राज्य वित्त आयोग देखा है और राज्य चुनाव आयोग देखा है, ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए भी काम करते हैं। तो जो राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए सिफारिशें दे रहा है, वैसी ही सिफारिशें उन्हीं बिंदुओं पर नगर पालिकाओं के लिए देगा। और जब हम राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो पंचायत और नगर पालिका दोनों का चुनाव करवाना यह राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। परंतु यहाँ यह याद रखना है कि राज्य में जो विधानसभा के विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं वो राज्य चुनाव आयोग नहीं कराता है। भाई ये तो हम समझ रहे हैं 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में आया है, और जो राज्य स्तर के विधायिका के चुनाव हैं वो तो साल 1951-52 से ही हो रहे हैं। तो याद रखेंगे, विधायकों का चुनाव वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, वो राज्य चुनाव आयोग नहीं। राज्य चुनाव आयोग बना है सिर्फ और सिर्फ नगर पालिकाओं और पंचायत का चुनाव कराने के लिए। अब राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी और राज्य में निर्वाचक नामावलियां हो उनको तैयारी करना, साथ में पंचायत के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, यह सब जिम्मेवारी है राज्य चुनाव आयोग की। और इसमें सबसे अहम हम याद रखेंगे कि जो भी राज्य चुनाव आयोग के सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु यदि इनको इनके पद से हटाना हो तो फिर उसी प्रणाली के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब हम जानते हैं वो बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो दो चीजें याद रखेंगे, या तो हमें कथन प्रारंभिकी में आएगा कि जो भी राज्य चुनाव आयोग के सदस्य हैं इनको हटाने की प्रणाली वैसी है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो भी हम कहेंगे हाँ। यदि इसकी जगह वो ये कह दें कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं तो भी हाँ, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके हटाने की प्रक्रिया पर अंतिम हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के होते हैं। तो दोनों कथन सही होंगे। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं अनिवार्य प्रावधान और स्वैच्छिक प्रावधान। देखिए, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि 64वां 65वां संवैधानिक संशोधन जब राजीव गांधी लेके आए तो राज्य को ऐतराज था कि भाई हमारी शक्तियां पंचायतों के पास चली जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा। और इसी के लिए जो स्कीम लेके आए वो ये लेके आए कि देखिए कुछ तो प्रावधान ऐसे होंगे संवैधानिक संशोधन के जो अनिवार्य रूप से राज्यों को लागू करने होंगे, और कुछ प्रावधानों में स्व इच्छा चलेगी राज्यों की। राज्य अपने विधानमंडल में विधि का अधिनियमन करते हुए उन सारी संरचनाओं को नियमित कर सकते हैं जो स्वैच्छिक प्रकार की हैं। अब इसमें प्रारंभिकी के लिए हमें खासकर याद रखना होगा कि कौन सी अनिवार्य है और कौन सी स्वैच्छिक है। हालांकि ये सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इसमें ज्यादा कुछ हमें डिटेलिंग नहीं करनी है। देखते हैं कार्यकाल, मतलब पंचायत के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल है तो हाँ, यह अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। साथ ही ग्राम सभा की स्थापना, यह भी अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी। और साथ ही सीधे चुनाव द्वारा 3 स्तरीय मॉडल, यह भी अनिवार्य है। हालांकि इसमें बस एक अपवाद है कि कुछ ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तरीय मॉडल हो सकता है। मैं दोबारा अपनी बात कहता हूं, जिन राज्यों में
जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर 2 स्तरीय मॉडल भी हो सकता है पंचायती राज का। पर इससे इतर बाकी सभी राज्यों में प्रत्यक्ष चुनाव के तौर पर 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करना यह अनिवार्य व्यवस्था है। और आगे देखते हैं तो ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव यह भी अनिवार्य है। और साथ ही जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनके हक में सीटों को आरक्षित करना यह भी अनिवार्य प्रावधान है। और तीनों स्तर पर यह होगा, मतलब जिला स्तर पर भी सीटें आरक्षित होंगी, ब्लॉक स्तर पर भी, और साथ ही जो ग्राम स्तर है उस पर भी सीटें आरक्षित होंगी। आगे चलें तो महिलाओं के पक्ष में सभी तीनों स्तर पर न्यूनतम 1/3 आरक्षण यह भी बाध्यकारी है। मतलब न्यूनतम से इसलिए क्योंकि राज्य बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, पर इससे कम नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा था कि ज्यादातर राज्य क्या कर रहे हैं, उन्होंने 50% रख दिया है। आगे देखें तो राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना यह भी बाध्यकारी प्रावधान है। और इसी के साथ चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु यह भी बाध्यकारी प्रावधान है, अनिवार्य रूप से राज्यों को लागू करना होगा। अब इसके उलट यदि हम देखें स्वैच्छिक प्रावधान क्या क्या है, तो एक तो पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना। अब वो राज्य सरकार की मर्जी है, या तो कानून के अधिनियम द्वारा इसको लागू करे या ना लागू करे। अच्छा, पिछड़े वर्गों के पक्ष में कितना आरक्षण होगा, मतलब कितनी आबादी के सापेक्ष में कितनी सीटों को आरक्षित किया जाएगा, यह सब भी राज्य विधि द्वारा अधिनियमित कर सकता है। आगे देखें तो पंचायत में सांसद और विधायकों का प्रतिनिधित्व। अब ये याद रखें, मतलब अगर चाहे राज्य तो ऐसा कानून बना सकते हैं कि जो भी स्थानीय विधायक होंगे या लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं वह पदेन रूप से पंचायत के भी सदस्य होंगे। मतलब ऐसा कुछ प्रावधान बनाया जा सकता है कि जिला स्तर पर मान लीजिए भाई हर ग्राम पंचायत के तो सदस्य बनाकर क्या ही करेंगे विधायक साहब को, परंतु यह कर सकते हैं कि जिला स्तर की जो पंचायत है तो उस स्थानीय रूप में या उस स्थान से जो भी निर्वाचन क्षेत्र से जो भी विधायक चुने जाते हैं वो पदेन रूप से जिला परिषद के भी सदस्य होंगे। तो ऐसा कानून बनाकर सांसदों को और विधायक को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है पंचायती राज की संस्थाओं के अंदर। तो यह भी स्वैच्छिक प्रावधान है, यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है तो लागू होगा, और राज्य ऐसा कानून नहीं बनाता है तो नहीं लागू होगा। आगे देखें तो अनुसूची 11 के अंतर्गत विषयों और शक्तियों का ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को हस्तांतरण। तो 29 विषय हमने देखे हैं, तो उनमें से कितने हस्तांतरित किए जाएंगे पंचायतों को या कितने नहीं, यह भी स्वैच्छिक विषय है। और इसी के साथ पंचायत को कर के विषयों का हस्तांतरण, कौन सा कर इनको दिया जाए, बांटा जाए या ना बांटा जाए, यह भी स्वैच्छिक प्रावधान होगा। यह सब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, बस हमें याद इस वक्त ये रखना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि कौन सा स्वैच्छिक प्रावधान है राज्यों के लिए और कौन सा बाध्यकारी है जिसको अनिवार्य रूप से राज्यों को लागू करना होगा। अब आते हैं अंतिम रूप से अनुच्छेद 243M में अपवाद भारत के वह इलाके, वह क्षेत्र जहां पर यह पंचायती राज लागू नहीं किया जाता है। मतलब पंचायती राज के लिए वहां पर हो सकता है कोई अन्य कानून हो, परंतु यह पंचायती राज एक्ट वहां पर लागू नहीं किया जाएगा। कौन कौन से हैं? 3 राज्यों को तो सीधे तौर पर याद कर लेंगे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह पंचायती राज या फिर हम कहें जो हमारा भाग 9 है ये लागू नहीं किया जाता है। 3 राज्य जहां पूर्ण रूपेण लागू नहीं है वो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो ये पंचायती राज की प्रणाली लागू है, परंतु आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं है, क्योंकि वहां पर जो हमारा जनजातीय समूह है उस आधार पर आरक्षण रखा गया है। तो कई बार पूछा भी गया है प्रारंभिक परीक्षा में कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज लागू तो होता है परंतु आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वह है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज वैसे तो लागू है परंतु उन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो एक तो है मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग जिला भी ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। तो याद रखेंगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में यह पंचायती राज लागू नहीं है, अलग से कानून चल रहा है। और साथ ही पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग इलाका है यहां पर भी यह पंचायती राज लागू नहीं है। अब इसके अलावा जिन राज्यों में भी अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे हम आगे अनुसूची 5 और 6 पढ़ेंगे जब हम
अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधानों का अध्ययन कर रहे होंगे, तो जिन राज्यों में भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के तौर पर रेखांकित किए गए इलाके हैं, वहां पर पंचायती राज के ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अलग से एक पेशा अधिनियम है जिसको पंचायती राज के प्रावधान को लागू करने के लिए अलग से एक कानून बनाया गया है। तो इस पर भी काफी सवाल प्रारंभिकी में पूछे गए हैं। तो यह है पंचायत से जुड़े सारे प्रावधान जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक तो हमने जो शुरुआत में उद्भव देखा था पंचायती राज का, खासकर समितियों का वर्णन, तो उसमें जरूर याद रखेंगे। और अहम समितियां बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर जीवी के राव की एक दो चीजें आप याद कर लें, लेकिन उसके बाद एल.एम. सिंघवी। मतलब 3 समितियों के ऊपर तो खास ध्यान रखना है। वो है आपका बलवंत राय मेहता साहब, इसके अलावा अशोक मेहता साहब, और फिर आते हैं एल.एम. सिंघवी, और फिर थंगन और गाडगिल के भी 3 बिंदु हैं, उनको आप याद कर लें। तो इनसे प्रारंभिकी में काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और फिर आते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 और उसके सारे प्रावधान, जिसमें हमने ग्राम सभा का जिक्र किया है। 3 स्तर की पंचायतें, किस तरह से यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन जो ब्लॉक और जिला परिषद के चेयरमैन होंगे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। फिर हमने आरक्षण नीति भी इसके अंदर देखी है, अवधि भी देखी है कि समय से पूर्व विघटित हो जाए तो फिर जो नई चुनी गई पंचायत है वो सिर्फ बाकी बचे शेष समय के लिए ही पंचायत के तौर पे काम करती है, और एक तय समय पर राज्य में सभी पंचायतों का चुनाव इकट्ठा कराया जाता है। इसके अलावा हमने फिर अनुसूची 11 के 29 बिंदु और फिर राज्य की शक्तियां कि वे अपनी स्वेच्छा पर विधि के अधिनियमन द्वारा यह स्थापित करती हैं कि कितनी शक्तियां पंचायतों को देनी है, कितनी नहीं देनी है। इसी में कर की शक्तियां भी अलग से शामिल की जाती हैं। तो यह मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है पंचायती राज के बारे में। याद रखिएगा, ग्रामीण विकास एक बहुत ही चहेता विषय है लोक सेवा आयोगों का, जो भी परीक्षा हमारी करवाते हैं। तो इससे संबंधित सवाल आने की उम्मीद हर साल बहुत ज्यादा होती है, आते भी रहते हैं। तो ऐसे विषयों को अच्छे से तैयार करके जाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में जब हम नगर पालिकाओं का अध्ययन करेंगे। और नगर पालिकाओं के अध्ययन के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप पंचायत अच्छे से पढ़ लें। मतलब अगली कक्षा से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे प्रावधान पंचायती राज के ही लागू हो जाएंगे नगर पालिकाओं के ऊपर भी। तो फिर नगर पालिकाओं को समझना हमारे लिए कमोबेश बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।